नमस्कार। आज हम राजकोषीय नीति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ की सरकार द्वारा दो प्रकार की नीतियाँ बनाई जाती है। एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्व को हमने समझा था। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो पावर है, जो टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उनके द्वारा वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में स्थायित्व बनाए रखते हैं और ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, इसके बारे में हमने समझा था। एक दूसरी जो पॉलिसी है जो भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है, फिस्कल पॉलिसी, और मुख्यतः इसका संचालन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसमें टैक्सेशन, पब्लिक डेब्ट, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो शामिल होते हैं। फिस्कल पॉलिसी की विस्तार से हम चर्चा करेंगे आज। और क्या होती है फिस्कल पॉलिसी, इसका क्षेत्र क्या है, इसके क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इनको तो हम समझेंगे ही। साथ ही हम देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी का जो उद्देश्य है, फिस्कल पॉलिसी का जो महत्व है वो क्या है। और अंत में हम जानेंगे कि फिस्कल पॉलिसी की सीमाएं अगर है तो वो सीमाएं क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। तो देखिए, राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें तो सरकार की आय, व्यय तथा ऋण से संबंधित नीतियां इसमें शामिल होती हैं। राजकोषीय नीति वह नीति होती है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। और अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय नीति व्यय, ऋण कर, आय, हीनार्थ प्रबंधन आदि की समुचित व्यवस्था बनाए रखती है, जैसे आर्थिक विकास, कीमत में स्थिरता, रोजगार, करारोपण, सार्वजनिक आय व्यय, सार्वजनिक ऋण आदि। इन सब की व्यवस्था राजकोषीय नीति में की जाती है। राजकोषीय नीति के आधार पर सरकार करारोपण करती है। वह ये देखती है कि देश में लोगों की करदान क्षमता बढ़ रही है या घट रही है। इन सब बातों का अनुमान लगाकर ही सरकार करों का निर्धारण करती है। वे नीति में भी वे निर्णय शामिल किए जाते हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ऋण नीति का संबंध व्यक्तियों के ऋणों के माध्यम से क्रय शक्ति को प्राप्त करने से होता है। सरकारी ऋण प्रबंधन नीति का संबंध ब्याज चुकाने तथा ऋणों का भुगतान करने से होता है। राजकोषीय नीति आय, व्यय एवं ऋण के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। अब हम बात करें कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो इसका क्षेत्र है उसमें किन किन को शामिल किया जाता है। तो इसके जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं सरकार की जो करारोपण नीति होती है, अर्थात टैक्सेशन पॉलिसी जो है इंडिया की, उसको शामिल करेंगे। उसके बाद हम व्यय नीति सरकार की अर्थात एक्सपेंडिचर पॉलिसी, फिर पब्लिक डेब्ट पॉलिसी अर्थात ऋण नीति, और बजटरी पॉलिसी अर्थात सरकार की बजट नीति को शामिल करते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। तो राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में सबसे पहले हम बात करें कि किसी भी देश की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें और क्रियात्मक वित्त प्रबंधन तथा कार्यशील वित्त प्रबंधन की व्यवस्था करना होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करना होता है राजकोषीय नीति का मुख्य कार्य। यद्यपि राजकोषीय नीति के उद्देश्य किसी राष्ट्र विकास के लिए उसकी परिस्थितियों, विकास संबंधी आवश्यकताओं और विकास की अवस्था के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, फिर भी सामान्य दृष्टि से अल्प विकसित एवं विकासशील देशों की राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य अगर हम बात करें तो इस प्रकार है। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो है पूंजी निर्माण। तो देखिए, अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के कम होने के कारण जो बचतें होती है वो बहुत कम होती है, और इससे क्या होता है कि विनियोग हेतु आवश्यक जो पूंजी है उसका अभाव बना रहता है।
निम्न आय, अल्प बचतें, कम विनियोग और निम्न उत्पादकता के कारण असमानता के दुष्चक्र का जन्म होता है, जिनको तोड़ना राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। और क्योंकि इन देशों में आय के स्तर को देखते हुए उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए राजकोषीय नीति के अंतर्गत करारोपण द्वारा चालू उपभोग को कम करके बचत में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जाते हैं। बचत में वृद्धि करने से क्या होगा? पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त हो जाती है। अल्प विकसित देशों में करारोपण नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में उसी अनुपात में वृद्धि करना होता है जो पूंजी निर्माण में लगाया जाता है। यदि अल्प विकसित देशों में अनावश्यक उपभोग पर करारोपण द्वारा वांछित रोक न लगाई जाए तो इसके कुछ घातक परिणाम भी होते हैं। उन घातक परिणामों की अगर हम बात करें तो एक तो हो सकता है कि देश में पूंजी निर्माण का कार्य या तो अवरुद्ध बना रहेगा या अत्यंत मंद गति से होगा। एक और इसका जो परिणाम हो सकता है कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप जो आय होती है उस होने वाली आय वृद्धि में पूर्णतया उपभोग उसका कर लिया जाएगा। देश की मुद्रास्फीतिक जो दशाएं हैं वो उत्पन्न होने लगेगी, मुद्रास्फीति की दशाएं उत्पन्न होने लगेगी। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि की। तो पूंजी निर्माण के अलावा राजकोषीय नीति का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना होता है। यद्यपि राष्ट्रीय आय वृद्धि और राजकोषीय नीति का कोई डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है तथा राजकोषीय नीति परोक्ष रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत हमेशा इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि करारोपण द्वारा प्राप्त वस्तुओं का तत्काल विनियोग किया जाए, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋणों की अधिकांश मात्रा नवनिर्माण व विकास कार्यों की ओर गतिशील की जाए। देश में निजी उद्यमकर्ताओं को कर छूट द्वारा या वित्तीय सहायता प्रदान करके विनियोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। यह ठीक है कि अल्प विकसित देशों में नव प्रवर्तन और उद्यमियों का अभाव होता है। ऐसे बहुत से साहसियों की कमी को पूरा कर सकती है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का निर्धारण इन उपायों की दृष्टि में रखकर किया जाए तो निश्चित है कि इसमें विनियोजन कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो ये एक इसका दूसरा उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का। अब तीसरा जो इसका उद्देश्य है आय व धन वितरण की विषमताओं को कम करना, इसे हम समझते हैं। आय व धन के वितरण की समानता बनाए रखना आर्थिक विकास का केवल लक्ष्य ही नहीं है बल्कि एक पूर्व आवश्यकता भी है। अतः सरकार को चाहिए कि अपनी राजकोषीय नीति का निर्माण इस प्रकार से करे कि धन वितरण की विषमताएं देश में कम से कम हो सके। इस दृष्टि से राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम कुछ उपायों को शामिल कर सकते हैं, जैसे धनी वर्ग पर हम प्रोग्रेसिव टैक्स लगाएं, अर्थात प्रगतिशील कर लगाएं। इससे होगा क्या कि सरकार को अतिरिक्त रूप से आय प्राप्त होगी और इससे करों की मात्रा कम रखी जा सकती है। एक ये कार्य किया जा सकता है कि निर्धन या अल्प आय वर्ग जो है उनके करों की मात्रा को हम कम रख सकते हैं। जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं उन पर भारी मात्रा में हम टैक्स लगा सकते हैं और उन पर किए जाने वाले जो खर्च हैं उनको विनियोगिक क्षेत्रों की ओर हम हस्तांतरित कर सकते हैं। इसी प्रकार सरकार को अपना अधिकांश खर्चा जो है सामाजिक सेवाओं या विशेष रूप से उन मदों पर करना चाहिए जिनसे निर्धनों को अधिक लाभ पहुंचता हो। राजकोषीय नीति का ढांचा इस प्रकार होना चाहिए कि अनुपार्जित आय पर यथाचित रोक लगाई जा सके और विकास के लिए आय अर्थात इकोनॉमिक सरप्लस की उपलब्धि प्राप्त हो सके। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं
उनका भी मानना यह है कि धन वितरण की विषमताएं पूंजी निर्माण व आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इसका कारण इन लोगों की दृष्टि में बचत सदैव धनी वर्ग द्वारा की जाती है। आज इस मान्यता के विपरीत कुछ विचारकों का यह मानना है कि अब ये सिद्ध हो चुका है, धन की असमानताओं की अपेक्षा धन के समान वितरण होने पर बचतों के प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा, अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा ये तर्क भी दिए गए कि अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को कम करने के स्थान पर उत्पादन में वृद्धि करना होना चाहिए। ये धारणा भी अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग प्रकार से दी जा चुकी है, और क्योंकि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था एक अलग ही विशेषता रखती है, तो वहाँ पर उस हिसाब से राजकोषीय नीति तैयार की जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीतिक दशाओं पर नियंत्रण लगाना, जो इसका एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अल्प विकसित देशों में विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए पूंजी का सर्वथा अभाव होता है, और हम ये देखते हैं कि धन की इस कमी को संबंधित सरकारें हीनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नोट छापकर पूरा करती है, जिससे मुद्रास्फीतिक दशाएं उत्पन्न होने लगती है। बढ़ती हुई कीमतें न केवल समाज के लिए कष्टप्रद है, बल्कि विकास की लागत में भी अनावश्यक वृद्धि कर देती है। इस दृष्टि से राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण कार्य प्रभावपूर्ण मांग अर्थात इफेक्टिव डिमांड को कम करके मुद्रा प्रसार पर रोक लगाना होता है। मुद्रा प्रसारिक दबावों को नियंत्रित करने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती है, जैसे जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति को अनिवार्य वस्तुओं एवं सार्वजनिक ऋणों आदि के द्वारा कम किया जा सके। कुछ विशेष प्रकार के मुद्रास्फीति विरोधी कर अर्थात एंटी इन्फ्लेशनरी टैक्सेस, जैसे अधिलाभ कर, सर पर जिसे हम सुपर टैक्स कहते हैं, उपहार कर, व्यय कर, विशेष उत्पादन कर तथा विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा प्रत्यक्ष करों के अतिरिक्त तरल संपत्तियों, कैश बैलेंसेज व पूंजीगत संपत्तियों पर भी कर लगाए जा सकते हैं। करारोपण नीति का आधार प्रगतिशील होना चाहिए, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, और कर नीति ऐसी होनी चाहिए कि ऐच्छिक वस्तुओं को प्रोत्साहित कर सके और अतिरिक्त क्रय शक्ति को नियंत्रित कर सके। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि यदि राजकोषीय नीति द्वारा प्रभावपूर्ण मांग को कम करके मुद्रा प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया गया, तो इससे उत्पादन व विनियोग की प्रेरणाएं समाप्त हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास का कार्य अवरुद्ध होने लगेगा। वास्तव में ऐसा सोचना भ्रमपूर्ण है, क्योंकि प्रभावपूर्ण मांग को कम करने का अभिप्राय अनावश्यक उपभोग को कम करना ही होता है। इसके अलावा इसका एक अन्य उद्देश्य है रोजगार से सुअवसरों में वृद्धि करना। राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य है। राजकोषीय नीति के विभिन्न उद्देश्यों में से जो ये उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना, इस बारे में जो प्रोफेसर लुइस है उनका मत है कि देश में उपलब्ध जनशक्ति को पूर्ण रोजगार दिलाए बिना आर्थिक विकास का लक्ष्य अधूरा है। ये काम सरकार का है कि वह अपनी मौद्रिक व राजकोषीय नीति के अंतर्गत एक ऐसा वातावरण तैयार करे कि जिसमें सभी लोगों को यथाशक्ति कार्य करने का सुअवसर प्रदान हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार मानवीय हितों को देखते हुए केंद्रीय सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह उन लोगों को जो काम करने की योग्य तथा काम करने के इच्छुक हैं उपयोगी ढंग की रोजगार दशाएं उपलब्ध करवाएं। अब हम बात करते हैं राजकोषीय नीति के महत्व की। तो देखिए, राजकोषीय नीति में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, और प्राचीन काल में यह माना जाता था कि राजकोषीय नीति केवल संकट काल में ही सहायक हो सकती है। सामान्य परिस्थितियों में इसका कोई महत्व नहीं है।
समय के बीतने के साथ साथ अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित होने लगा है। मुद्रा का आविष्कार, औद्योगिकीकरण, आर्थिक प्रणालियों का जन्म, जनसंख्या की वृद्धि, व्यापार चक्रों का आना, बेरोजगारी का बढ़ना, विकास व्यय व युद्ध व्यय में वृद्धि होना, मंदी काल आदि अनेक समस्याओं ने विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया था। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राज्य की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि की जाए। अब राज्य की आर्थिक क्रियाओं में निरंतर वृद्धि होने लगी है, अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए राजकोषीय नीति की आवश्यकता होने लगी। अगर हम बात करें 1930 की विश्वव्यापी मंदी की, तो उसको दूर करने की समस्या के लिए प्रोफेसर कीन्स ने राजकोषीय नीति की सहायता लेकर इस बात को प्रामाणिकता के साथ सिद्ध कर दिया था कि बेरोजगारी और मंदी जैसी समस्याओं को हल किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में तो बिना इसके काम ही नहीं चल सकता। कार्यात्मक वित्त के रूप में राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न कालों में, अर्थात मंदी काल हो चाहे मुद्रास्फीति काल हो, इन सभी कालों में राजकोषीय नीति का क्या महत्व होता है। तो मंदी काल में राजकोषीय नीति को हम पढ़ते हैं। मंदी काल में राजकोषीय नीति का उद्देश्य उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि करने के उपाय करना है तथा सार्वजनिक व्यय या निवेशों में वृद्धि करना होता है। यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय को बढ़ा दिया गया है तो निजी उद्योगों तथा व्यापार वाणिज्य में स्फूर्ति आ जाएगी। जब निजी विनियोग में विस्तार होता है तो सरकारी व्यय में कमी कर दी जाती है, जिससे आर्थिक क्रिया में कोई शिथिलता नहीं आती है। इस प्रकार रोजगार में वृद्धि होगी तथा आय बढ़ेगी तो उपभोग अपने आप बढ़ जाएंगे। मंदी के समय कर की दरों में कमी करना लाभदायक होता है, परंतु व्यवहारिक रूप से कर की दरों में कमी करना आसान काम नहीं होता है। तो यह उचित है कि सरकार अपना खर्च तो बढ़ाए लेकिन कर नहीं बढ़ाए, टैक्स नहीं बढ़ाए। जब सरकार द्वारा किया गया जो खर्च है वो करों से प्राप्त होने वाली आय से अधिक होता है तो फिर घाटे का बजट बनाया जाता है और घाटे की पूर्ति जनता से ऋण लेकर ही की जाती है। इससे निष्क्रिय नगद कोषों का उपयोग होता है और निजी खर्चों में कोई कमी नहीं आती है। यदि ऋण बैंकों से लिया जाता है तो अधिक साख सृजन होता है और इसका भार किसी पर नहीं पड़ता है और अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। सड़कों, रेलों, स्कूलों, नदी घाटी योजनाओं आदि पर खर्च करके दीर्घकालीन लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था मंदी काल में रोजगार बढ़ाने का प्रभावपूर्ण तरीका है, किंतु यह भी ध्यान रहे कि हीनार्थ प्रबंधन का उपयोग यदि आवश्यकता से अधिक होता है तो वह अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होता है। अब हम बात करें मुद्रास्फीति काल में राजकोषीय नीति की, तो स्फीति काल में मुद्रा का चलन अधिक होता है परंतु मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए व्यय को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। यदि मुद्रास्फीति युद्ध या प्राकृतिक प्रकोपों या आर्थिक विकास के कारण हो रही है तो खर्चों में कमी करना कठिन हो जाता है। सरकारी व्ययों में कमी नहीं होने से करों में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। करों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाए कि लोगों की उपभोग प्रवृत्ति में कमी की जा सके। दूसरी ओर बचतों को प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई जानी चाहिए। लोगों के आय प्रवाह को रोका जाना चाहिए। सरकार को आकर्षक ब्याज दरों की सहायता से लोगों की तरलता पसंदगी को कम करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं राजकोषीय नीति की सीमाओं की। तो राजकोषीय नीति की कुछ सीमाएं भी होती है। जैसे हम पहली सीमा की बात करें तो करारोपण की प्रक्रिया में अगर एकदम से परिवर्तन करना आसान काम नहीं होता है, हम परिवर्तन करना चाहें तो करों में वृद्धि करने से जनता में आक्रोश भी बढ़ सकता है और सरकार करों को कम नहीं करना चाहती है।
ये भी एक इसकी सीमाएं हैं। इसके अलावा समय के अनुसार सरकार के जो खर्चे होते हैं उनमें परिवर्तन करना कठिन काम होता है, क्योंकि सार्वजनिक योजनाओं को जल्दी जल्दी बदला नहीं जा सकता है। सरकारी खर्चे जैसे निजी व्यय का ही स्थान ले पाते हैं। सार्वजनिक व्यय का जितना अधिक विस्तार होता जाता है, निजी व्यय कम होते जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो सरकार स्वयं उद्योग धंधों का संचालन यदि करने लग जाए तो निजी विनियोग कम हो जाएंगे। अतः ये कहना कि सार्वजनिक व निजी व्यय में वृद्धि करके राजकोषीय नीति को प्रभावित किया जा सकता है, गलत होगा। एक सीमा है इसकी कि राजकोषीय नीति स्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाती है। मंदी काल में भी राजकोषीय नीति द्वारा रोजगार बढ़ाने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और एक आखिरी अगर हम इसकी लिमिट अर्थात सीमा की बात करें राजकोषीय नीति की, तो वो है कि राजकोषीय नीति पर राजनीतिक दबाव होता है, क्योंकि राजस्व तथा व्यय से संबंधित सभी परिवर्तनों के लिए संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने समझा कि राजकोषीय नीति होती क्या है, इसका क्षेत्र क्या है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसका महत्व क्या है, और राजकोषीय नीति की स्थिति मंदी काल के समय कैसी होती है, राजकोषीय नीति की स्थिति स्फीति काल के समय कैसी होती है, और अंत में हमने समझा कि राजकोषीय नीति की कुछ सीमाएं होती हैं, वो क्या होती है। नमस्कार।